Okay, sir. Just I have recorded it, and now I'm sharing the screen. Okay. So, Vivekanand sir, good evening once more again, and I request you to initiate the class. Vivek sir, over to you. Okay. Please go to the next page. Yes. What shall we discuss? Polity and governance or any other topic? Yes, sir. We will start from the first one, politics and governance. Okay, And okay. there are 4 or 5 content that is you Next, can read it next out page. and so explain just briefly, sir. जैसे कि थोड़ा Next, सा next उसके बारे page, में. please. Okay. We have detail in that page, no? Yeah. Okay, ये है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवरसीज. Overreach. Yes, sorry. Judicial activism and overreach. Yeah. Judicial activism का मतलब वही है कि जो हमारे एक्टिविज्म का मतलब आप समझ सकते हैं. थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस जो होना, थोड़ा उसको लेके थोड़ा ज्यादा चर्चा, मतलब ये एक्टिविस्ट टाइप का. जुडिशरी जो प्रोएक्टिव एक्शन लेता है, ठीक है, जैसे कि कोई एक पॉलिसी हो, कोई भी बिल आया है गवर्नमेंट का, और उसमें से वो अच्छे से, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते उतना, लेकिन अपने तरीके से कुछ काम कर रहा है. पीआईएल का एक पार्ट बोल सकते हैं, मतलब पीआईएल एक जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है. पीआईएल, ठीक है. Judicial activism is a judicial philosophy that motivated judges to depart from the traditional precedent in favor of progressive and new social policies. And judicial activism is manifested when the Supreme Court or High Court becomes an activist and compels the authority to act and sometimes also direct the government policies and also administration. मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है. अभी ड्यूरिंग द कोविड टाइम पीपल वेर suffering a lot due to the oxygen shortage in our country. तो उस दौरान judiciary so moto they had taken this case and they have instructed to the government कि भैया देखो ये सब गड़बड़ हो रहा है और ऑक्सीजन का सप्लाई इंश्योर करो. You have to ensure the supply of oxygen in this country. ये एक्टिविज्म है, ठीक है, क्योंकि वो कमिटी बैठाए. सुप्रीम कोर्ट हैज बीन सेट अप ए कमिटी, ठीक है, और उसको सही किसको, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से होना चाहिए, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, अभी दवाई का ठीक से, ये सब का ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाला पार्ट है. ये हम एग्जांपल ले सकते हैं. इसका जो इम्पोर्टेंस होता है for the good governance, for the judiciary good justice, ठीक है. एंड जुडिशियल ओवररीच, इसका मतलब वही है कि फालतू की चीज में, मतलब ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है, थोड़ा ज्यादा, ठीक है, कि एक स्पीकर के रोल में मान लीजिए कोई स्पीकर की रोल में कुछ हो रहा है और उसमें जबरदस्ती जुडिशियरी इंटरफेरेंस करके, या फिर कहीं से डे टू डे गवर्नेंस का इशू चल रहा है, वहां पे भी जुडिशियरी अपना इंटरफेयर कर रहा है. तो दैट कुड बी वन टाइप ऑफ जुडिशियल ओवररीच, ठीक है. देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवररीच. जुडिशियल ओवररीच refers to an extreme form of judicial activism where arbitrary and unreasonable intervention are made by the judiciary into the domain of the legislator or executive. अपने ऊपर से उठ के, मतलब थोड़ा ज्यादा कर देना, नहीं बोलते अतिरिक्ति, हमारा उड़िया में भी बोलते हैं अतिरिक्ति, इतना होना चाहिए.
that is वो मतलब that is good और that is good and enough also, उससे ज्यादा हो रहा है तो ओवररीच हो रहा है। जैसे मैं बोला कि स्पीकर का रोल क्या होना चाहिए, उत्तराखंड सीएम वाला इशू भी, स्पीकर का डिसीजन वाला इशू, या फिर कोविड के दौरान जो मैनेजमेंट हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें भी जो इंटरफेरेंस किया जुडिशियरी ने। अभी इलेक्शन कमीशन कुछ काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन का रोल को लेके, तो ये ओवररीच होता है। तो नेक्स्ट नीचे आइए प्लीज, प्लीज कम टू नेक्स्ट स्लाइड और स्क्रॉल इट डाउन। सुनील सर, सुनील सर नीचे कीजिए उसको, यस सर, और नीचे कीजिए पूरा। ओके सर। बस जैसे जुडिशियल ओवररीच का ये एग्जांपल दिया है। यस सर, इनवैलिडेटिंग द नेशनल एनजेएसी 2014 में जो आया था, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन। ये अकाउंटेबिलिटी कमीशन नहीं है शायद, ये उसका कमीशन जैसे कि आप किए सर, जो ये पहले ये न्यूज में क्यों था, राइट सर, ये न्यूज में क्यों था उसके बारे में, जैसे कि फार्म लॉ 3 फार्म लॉ था, इस 3 फार्म लॉ क्या था सर, जस्ट अभी यस 3 फार्म लॉ अभी चला गया, उसके बारे में डिस्कस कुछ इतना फायदा है नहीं, वो रिपील तो कर देंगे हमें। तो वो कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। हाँ टॉपिक है, तो हाँ यस सर। एंड उसके बाद में थोड़ा सा जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवरसीज के डिफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए सर। उसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है, उसको पढ़ के जस्ट नहीं बता दिया अभी ना, जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच क्या है। ओके, क्या वही तो बताया, आप सुने हैं कि नहीं आपने? हाँ सुन, राइट सर, हाँ वही है। ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स, आर्टिकल 50, जुडिशियरी से कैसे एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल दिया है, मतलब ये दिया है रिसेंट वाला, denying the executive any role in the appointment of judges by institution collegium as extra constitutional body. National Judicial Accountability Commission Act 2014, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएससी 2014 में एनजेएससी आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थिंक 99 वाला आया था, और उसको स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट। वो इसी के लिए स्ट्रक डाउन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब तक सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, देन डिसीजन विल नॉट बी फेयर एंड बायस हो जाएगा डिसीजन, तो फिर इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगा उसका, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा उतना। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स जरूरी है, और सेपरेशन ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का एक हिस्सा है, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर की वो जो है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब वही है कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, जुडिशियरी का काम है इंटरप्रेट करना, if the law is constitutionally valid or not, if the government is working within the framework of the constitution, कोई भी ऑर्डर कोई भी ये सब करता है, चेक एंड बैलेंस करने का काम करता है जुडिशियरी, इंटरप्रिटेशन करना संविधान का और लॉ एक्ट का। एग्जीक्यूटिव का काम है वही कि जो लॉ है, जो बना है, पार्लियामेंट हो कोई भी हो, उसको इम्प्लीमेंट करना, सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें। लेजिस्लेटर इज द अकाउंटेबल पर्सन, मतलब अकाउंटेबिलिटी उसको चाहिए लेजिस्लेटर को। वो लोग लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी दोनों अपना काम ठीक से कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी एंश्योर बाय लेजिस्लेटर। नहीं सॉरी सर, तो पहले तो लॉ तो बनाता है लेजिस्लेचर ना सर,
तो हाँ जो वही तो लॉ बोला ना। बनाता है वो लॉ को बना के दे देता है किसको, हमारा एग्जीक्यूटिव को दे देता है। अरे सेम चीज आ, बोला ना मैं हाँ सर। ऊपर से नीचे आया, आप नीचे से ऊपर जा रहे हाँ हाँ, आप ऊपर से नीचे से ऊपर हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। एक बात है लॉ बन गया तो क्या दिक्कत क्या है। हाँ ठीक है, वही जैसे भी काम बोल। तो वही है ना। हाँ पहला कौन करता है, पहला ये नहीं था ना, पहले लॉ तो नहीं था ना पहले। हाँ। पहला क्या हुआ, ऐसे तो फिर बोले अंडा पहले है या मुर्गी पहले है, ये वाला बात है ना। तो जुडिशरी का काम वही है, लेजिस्लेटर का काम वही है, लॉ मेकिंग बड़ी होता है, लॉ बनाते हैं ये लोग। हम्म। एग्जीक्यूटिव का काम है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, एंड दैट एग्जीक्यूटिव आर रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर। यस। ठीक है, वो जज भी अच्छे से काम करे कि नहीं करे अपने, इसको भी जो अपॉइंटमेंट भी है ये सब लेजिस्लेचर भी करते हैं ना, पार्लियामेंट से होता है, इम्पीचमेंट मान लो जो उसका हाँ, कौन करेगा, इम्पीचमेंट मामला पार्लियामेंट में करेगा। ये जुडिशियल वाले करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो मैं बोल रहा था आर्टिकल 50 है, ये डीपीएसपी में दिया है कि कैसे there should be separation of power between executive and judiciary. आर्टिकल 361 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उस जुडिशियल जो ये है, कोई भी डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल मैटर में, फाइनेंशियल इमरजेंसी मान लीजिए ले इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है, तो वही उनका पावर होना चाहिए, उसको सेपरेशन होना चाहिए। आर्टिकल 105 194 जो है, क्या लिख रहा है ये, 105 तो प्रिविलेज वाला है, 194 अगर 89 ऐड कर देंगे, 89 5 194, ठीक है। स्टेट का प्रिविलेज प्रिविलेज ये है एमपी एमएलएस का, आर्टिकल 105 194 ये उतना ये वाला नहीं है, ये सेपरेशन। आर्टिकल 50 इज इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 122 एंड 212 इज इम्पोर्टेंट, एंड आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं किया गया, लेकिन implicitly mentioned or implicitly explained by article 13 जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, आर्टिकल एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं हुआ। आर्टिकल 13 में आ रहा है जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, implicitly मेंशन किया गया है इम्प्लिसिट। कि nothing shall in this part, ठीक है, जैसे पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, उसको कुछ भी कोई एवरेज करता है, कंट्राविन करता है या फिर वायलेट करता है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, ऐसे बोल के लिखा है। इसका मतलब दैट विल कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ये उतना ये नहीं है। आर्टिकल 32 एंड 22 to 6 जो रीट का है, एंड आर्टिकल 142 ये सबसे इम्पोर्टेंट। कोई भी राइट। सेपरेशन पावर के बारे में अगर पूछ रहा है तो you have to mention article 50, article 122 121 and 212, and article 32 and 226 and article 142। 142 बहुत बड़ा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जो कि टू डू एनीथिंग व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट वांट्स, ये एक डिस्क्रिशनरी जैसा है, ठीक है। ये कंप्लीट जस्टिस के नाम पे ये बहुत कुछ कर पाता है, करते हैं ये। 137 142 131 121 122 ये सेपरेशन पावर जो इम्पोर्टेंस ये है। एनीवे हमको इतना याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है। एक्टिविज्म का मतलब जुडिशियरी अगर एक्टिविस्ट बन जाए दैट इज एक्टिविज्म। ओवररीच मतलब उससे ज्यादा काम करेगा, उससे ज्यादा मतलब जितना जरूरत उससे ज्यादा, जितना जरूरत उतना करना चाहिए ना, उससे ज्यादा अगर करे तो ओवररीच। ओवररीच खराब मतलब अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए ओवररीच इज नॉट गुड। वो जुडिशियरी ओवररीच मतलब वो मनमानी करने टाइप का ऐसा है। और सेपरेशन पावर, देयर विल बी मोस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं रहेगा तो इंडिपेंडेंस किसी का भी नहीं रहेगा। एंड चेक एंड बैलेंस से लेके लिमिटेड गवर्नेंस, लिमिटेड गवर्नमेंट का भी जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा।
And next नीचे please scroll it down. Yes. ये important है. What are the causes of judicial activity and judicial overreach? क्यों ये सब हो रहा है? मैं PIL का बोल रहा था पहले, PIL. ठीक है. The first one is asymmetry of power. Supreme Court is the most powerful branch of governance. Its every judgment is binding on the other two branches, legislature and executive, and it can strike down their action as well as their law. ठीक है. Asymmetry of power है. वो अपने आप बोलने की जुडिशरी हम महान है. लेजिस्लेचर बोलने की यार हम पावरफुल है, हम लॉ बनाते हैं, वी आर मोर पावरफुल. एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको लागू करने में जितना एक हम अगर नहीं करेंगे तुम लोग क्या करोगे. तो एसिमेट्री ऑफ पावर है, सिमेट्री नहीं है. ठीक है. जैसे डिवीजन ऑफ पावर उस टाइप का नहीं, इंडिपेंडेंट तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट जैसा है. तो जो एसिमेट्री ऑफ पावर है इसी की वजह से क्या ऑन मनी ये सब ओवररीच या फिर एक्टिविटी वाला पार्ट कर पाते हैं. सेकंड PIL. Introduction of the concept of PIL did away with the doctrine of locus standi. No one except the affected person can approach a court for a legal limit. ये PIL जो था ये पहले ही नहीं था. ओरिजिनल जब संविधान में बना था उसके बहुत सालों बाद, लगभग 25-30 साल के बाद PIL का कॉन्सेप्ट आया. इसीलिए आया कि लोकस स्टैंडी जिसका कोई नहीं है. मान लीजिए एक जो गरीब है, जो किसको लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं, जो अनएजुकेटेड इलिटरेट है, they do not know about how to get the justice. तो उनके लिए कोई एक दूसरा जो जिसको आता है, जिसको मतलब जो लीगल वे में जानता है या भी जो प्रैक्टिस करता है, ये लोग क्या करते हैं PIL दायर करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक की तरफ से. ठीक है. That PIL permitted any member of the society to file a case for appropriate direction against any injustice. Consequently, the acceptation of the public went high. जब कोई भी चीज PIL MDM जो आया है, MDM का जो फंड है ये came through the PIL, People's Union of People's Civil Liberties or something, एक NGO था. PUCL, People Union Civil Liberties, PUCL. I'm forwarding the exact name. There is an NGO who has initiated this PIL को डाले थे सुप्रीम कोर्ट में. और उसी के बाद ही जो MDM वाला स्कूल में आया. आप देख सकते हैं नाज फाउंडेशन. ठीक है. जेंडर का ले लीजिए, बाइसेक्सुअल LGBTQ का ले लीजिए, श्रेया सिंगल का केस ले लीजिए, जो जजमेंटल जबरदस्त जजमेंट है, हिस्टोरिक वर्डिक्ट जो है, श्रेया सिंगल जो महाराष्ट्र का जो IT एक्ट वाला जो है. तो ये सारे लोग PIL के तहत आया है. तो PIL बहुत अच्छा चीज है, ये होना जरूरी है. लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, ये जुडिशियल ओवररीच भी बन जाता है. ठीक है. This resulted in the demand for judicial intervention to improve the administration by giving appropriate direction for ensuring compliance with statutory and constitutional prescription. Thus, PIL introduced a new dimension to the judiciary involvement in public administration. PIL एक नया कंसेप्ट आया और इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि हमारे देश में स्टिल वी डू नॉट हैव मच लिटरेसी बहुत कम है. पढ़े लिखे बस 76% अकॉर्डिंग टू जो सेंसस 2011 का है, और भी मतलब मूर्ख है बहुत. तो उनके लिए लड़ेगा कौन? उनको मतलब एक्सेसिबिलिटी जो है, जो जुडिशियरी का जो एक्सेसिबिलिटी एंड जो एफोर्डेबिलिटी वाला बात जो है, सबको मिलना चाहिए. सब GPSC का आर्टिकल 39 या 38 ये 39 ई शायद जो फ्री लीगल एड का सर्विस बोलता है, ये सब कैसे होगा? The PIL can help in a larger way. इसी की वजह से आजकल जुडिशियल एक्टिविटी और जुडिशियल ओवररीच हो रहा है PIL की वजह से. Next, the lexical approach of other organs. Lax functioning of the legislature and executive may result in corruption, delay, non-responsiveness or inefficient in the governance. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो लोग उसी वजह से क्या है, गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है.
तो इसी की वजह से उसको इनजस्टिस जो गुड गवर्नेंस नहीं होता है, तो ठीक से अगर गवर्नेंस नहीं मिल रहा है, गवर्नेंस नहीं हो रहा है, तो लोग कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कानून पास कर दिया, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर ये ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इनएफिशिएंट काम कर रहा है, तो उसी की वजह से पीआईएल से लेकर कोर्ट में ज्यादा केस जा रहा है। सीए एनआरसी के देख लीजिए, ये फार्म लॉस के बारे में देख लीजिए। फार्म लॉस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन ये इसी के लिए बनाया था क्योंकि उसमें जो कॉन्करेंट वाला जो है, जिसमें ट्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड वाला जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, उसको बेस करके बनाए थे, लेकिन स्टेट वाला पार्ट को भी टच किए थे। ठीक है, तो इसी की बेस पे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोले, क्योंकि ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, हाउ कैन यूनियन कैन मेक ए लॉज अबाउट स्टेट सब्जेक्ट, तो उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट जाते हैं। तो क्या होता है, ये जुडिशियल ओवररीच या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म मान लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल the 1997 Visakhा guideline for the prevention of sexual harassment of women at the workplace were an outcome of the inability of legislator to address this matter. विसाखा गाइडलाइन जो आया था हमारे, मतलब ये बोल सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में वुमेन सेक्सुअल वर्कप्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट होता था, उस देयर इज नो लॉ, देयर इज नो इवन नो कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ये सब लोग को मतलब पता भी नहीं था, लेकिन विसाखा गाइडलाइन जजमेंट बन गया था 1997 में। और इसका जो आया था 2013 में, जो विसाखा गाइडलाइन जारी किया था सुप्रीम कोर्ट कि सेक्सुअल हरासमेंट, विसाखा गाइडलाइन अब लोग जानते होंगे। विसाखा गाइडलाइन ने सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट 2013 में। हाईकोर्ट ये इसका स्टोरी, इसके लिए I have written a column, I have written an article about this Visakhा guideline specially. Yes, I have studied about Visakhा guideline. Yes, you have. मैं वो आया था 4-5 न्यूज़पेपर में आया था, कॉलम आया था। Yes. और इसके ऊपर ये लंबा डिबेट है। ये भैरी देवी का इशू चल रहा था। और उसी दौरान वो एक साथी, महिला साथी थी, वो राजस्थान गवर्नमेंट की, तो जब काम करने जाती तो उस टाइम वो ऐसे मोड़ लाया, ये जबरदस्त वाला इशू, बहुत बढ़िया लैंडमार्क जजमेंट है, इसको पढ़ना है, क्योंकि 2017 में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जब बना ना एट वर्क प्लेस, तो ये इसका सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था कि इसके ऊपर लॉ बनाए और एक गाइडलाइन जारी किया था, विसाखा गाइडलाइंस। ठीक है, एनीवे ये सब हो रहा है क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोर्ट्स ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, तेरे लॉ नहीं है, तो उसी की वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म ओवररीच तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा बोले हैं कि लेजिस्लेटिव अप्रोच ऑफ द अदर ऑर्गन, ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं तो लोग तो करेंगे ना, फिर जब गवर्नमेंट नहीं कर रहा तो ये ऐसा वाला, इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच ये सब बढ़ रहा है। दीज आर द कॉजेस। नाउ अदर फैक्टर्स, ग्रोइंग कंसेंसस ऑफ पीपल फॉर देयर राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, एक्टिव मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अमेरिका में अभी एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, स्वीडन में ज्यादा, अमेरिका में चल रहा है सब, इंडिया में भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ग्लोबल में जो हो रहा है इशू, वुमेन राइट्स के इशू पर कोई भी अगर ग्लोबल वे में कोई भी अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है ग्लोबली, तो वो इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है, ये कॉमन हो जाता है। तो उसको बेस करके भी अपना राइट्स क्लेम करते हैं लोगों ने। एक्टिव मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, आजकल सिविल सोसाइटी का ज्यादा बढ़ गया है, मतलब पीयर ग्रुप से लेके प्रेशर ग्रुप से लेके एनजीओ, ये सब ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि दे आर थिंकिंग दैट हम क्या कर रहे हैं, लेट्स डू समथिंग। तो ऐसे भी इन लोगों का एक्टिवली मीडिया का जो भी है, मीडिया तो नहीं कहते एक्टिवली है क्योंकि वो तो प्रो गवर्नमेंट है, लेकिन जो सोशल मीडिया जो आजकल आ रहा है, ठीक है, लाइक इन यूट्यूब और इन व्हाट्सएप और इन फेसबुक, जो कि आजकल वही मीडिया जो ये कर रहे हैं, ये एक्टिव हो रहे हैं। तो उसी की वजह से भी आजकल ये पीआईएल वगैरह ज्यादा
ये जुडिशियल एक्टिविज्म देखने के लिए मिल रहा है। द नेक्स्ट इज कंसर्न अबाउट जुडिशियल ओवररीच। व्हाट आर द कंसर्न, क्या कंसर्न है? Through judicial activism, the Supreme Court had done a tremendous amount of good. However, in many cases, the judiciary has used excess power which can never be treated as judicial adjudication and even within the normal bounds of judicial activism. अच्छा काम तो किया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, मतलब ये जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कभी कभी जुडिशियल ओवररीच भी हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अंडरमाइनिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन पावर का कोई अगर उसको वैल्यू नहीं देते, सेपरेशन पावर। अभी एनजीएससी ये क्या कौन गवर्नमेंट एनजीएससी में लाया कि हम एनजीएससी लाएंगे, जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आप लोग जानते हो कोलिजन सिस्टम जो है, कोलिजन सिस्टम में लगभग ऑलमोस्ट about 40 family are running our judiciary in India. अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उसके उनके जो पिताजी थे, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चंद्रचूड़ वो केशवानंद भारती का जजमेंट जो आया था ना, लैंडमार्क जजमेंट 1973 में, वो उस जजमेंट का चीफ जस्टिस थे उस टाइम। ठीक है, आप देख सकते दीपक मिश्रा का जो उसका पापा भी थे, पापा ने अंकल थे रंगनाथ मिश्रा। अभी वो जो थे उसके पहले आसाम का गोगोई, उसके पापा थे। वैसे मतलब फैमिली से ज्यादातर इनको ये मिल रहा है। तो कॉलेजियम तो नहीं, उसको आप बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ वही नेपोटिज्म वाला कंसेप्ट। तो कॉलेजियम में वही हो रहा है, ठीक है। तो उसको एक अच्छा डेमोक्रेटिक करने के लिए एनजीएससी किया, लेकिन एनजीएससी में जो अपॉइंटमेंट कमिटी था, जो कमीशन था, उसमें लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर, ये सब भी मेंबर थे। तो फिर अगर वहां पे गवर्नमेंट अगर अपॉइंटमेंट करेगा जजेस, और वहां पर सेक्रेटरी या लॉ मिनिस्टर होगा, जो अपना लोग होंगे उनको अपॉइंटमेंट करेगा ना, दैट इज ऑल्सो दैट शुड नॉट बी हैपन ऑल्सो। क्योंकि वो भी तो फिर गवर्नमेंट का मतलब वही जो प्रोटेक्टर है वो भी इंटरप्रेटर है, और जो मेकिंग लॉज भी है वो भी सब मतलब सब एक ही पार्टी का है। तो इसीलिए भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो है अंडरमाइनिंग द सेपरेशन ऑफ पावर, इसको अच्छे तरीके से नहीं वैल्यू नहीं देते हैं इनका पावर, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है। तो ये कंसर्न है। तो यार ये आगे बहुत लंबे डिबेट भी चलता है। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस ऑफ द चैलेंजेस faced by legislature and executive. The work of legislature and executive is a challenging one. This is because their work depends upon the 4F: fund, function, framework and functionality. ये हर कहीं पे आप लिख सकते हैं। 4F जो है ना, फंड, फंक्शन, फ्रेमवर्क एंड फंक्शनलिटी। अब एमजी नरेगा के ले लीजिए, आप 3 टायर स्ट्रक्चर की पंचायत राज पीआरआई इंस्टीट्यूशन का ले लीजिए, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई भी ऐसे कमीशन हो, ये हर चीज में कोई भी कंसर्न है, कोई भी चैलेंजेस इश्यूज भी है, ये फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फ्रेमवर्क, ये 4 आपको ये लिख देना है, मतलब हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कोई बोले कि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्यों इम्प्लीमेंट, या फिर अभी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो चल रहा है, तो उसमें फंडिंग नहीं हो रहा है, उनका फंक्शन नहीं हो रहा है। तो जुडिशियरी में भी यही हो रहा है। जो फेमस जो स्ट्रक्चर है फंक्शनली, आप लोग देखते होंगे लॉट ऑफ केसेस आर पेंडिंग बिफोर इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मोर देन 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो उतना केसेस को रिजल्व या फिर सॉल्यूशन ये जजमेंट देने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो फंक्शनली नहीं हो रहा है। फ्रेमवर्क जो है हम उतना भी जजेस अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डॉक्टर वाला ऐसा कुछ प्रोफेशन नहीं है हम किसको भी आके जज अपॉइंटमेंट कर देंगे। वी हैव टू बिकॉज ये हाई स्किल वाला ही है। तो इसके लिए जजेस भी जो हम बढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट का 34 अभी 34 है। तो 34 कब से, मतलब 4-5 साल के बाद ही 1-2 ऐसे बोल रहे हैं।
उतना भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ये भी एक चैलेंजेस है। उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो अभी कैसे काम कर रहा है। वो कोविड के दौरान तो आप लोग देखे होंगे, तो जुडिशरी का क्या हाल हुआ था, हर कोर्ट बंद हुआ था, कुछ भी केसेस नहीं हो रहा था। जो जस्टिस का तो छोड़िए ही मत, आप मतलब उम्मीद भी नहीं था उस टाइम। तो उसका फंडिंग भी नहीं हो रहा है। लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। एक एक कोर्ट में तो अब हम लोग जाते हैं ना, जो कोर्ट ड्यूटी पड़ता है, तो वहां पे एक दिन मान लीजिए वो जो क्लर्क होते हैं ना, जो टाइपराइटर होते हैं, स्टेनो होते हैं, वो अगर छुट्टी में चला गया ना, उस दिन का जजमेंट खत्म, वो फिर कैंसिल हो जाता है, फोन आ जाता है, सारा स्टेनो इज एब्सेंट, सो टुडे जो ये सेशन ये नहीं हो पाएगा, आज का सुनाई नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, फंडिंग नहीं हो रहा है, जुडिशरी की फंडिंग नहीं हो रहा है। So these are the main concern. For example, cancelling of coal blocks allocation and spectrum allocation are seen as a major cause of poor health of the financial institution of the country. ये coal blocks allocation का spectrum वाला जो घोटाला था 4G 2G वाला, ये तो पुराना इशू है, अभी नया इशू आ गया है। Lack of accountability of the judiciary, accountability नहीं है जुडिशरी का। कोई पूछता नहीं है कि क्या कर रहे हैं जुडिशरी, क्यों इतना केस पेंडिंग है, क्यों वो मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बिठा रहे हैं, क्यों ये लोग ट्रायल भी फास्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव रिड्यूसल मैकेनिज्म, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर जो मैकेनिज्म जो है, या फिर जो कंसिलिएशन है, जो मेडिएशन है, जो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल 2019 में काउंसिल बना, ये आर्बिट्रेशन का बिल लाया, मतलब उसका अच्छे तरीके से नहीं ये सब इम्प्लीमेंट कर रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों का। ठीक है, ये भी एक कंसर्न है। एंड द लास्ट कंसर्न, थ्रेट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, अभी ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दिया, फॉर द जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द वे द जुडिशरी मे एवर पब्लिश क्रिटिसिज्म फॉर मेनी अवर सेक्शन। कोई अगर कुछ भी क्रिटिसाइज करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं उसको, ये मतलब यूपेन की तरफ यूज करते हैं जुडिशरी। आप लोग सुने होंगे कंटेम्प्ट ऑफ, जैसे कि सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब जैसे कि हम जिसको भी आज के गवर्नमेंट में जो बोल देते हैं देशद्रोही मामला जैसे, हाँ वही, तो ऐसे भी कोर्ट अगर का कोई कंटेम्प्ट, कोई ये जुडिशियरी दो को टाइप का क्रिटिसाइज सिविल कंटेम्प्ट करेगा। होता है, क्रिमिनल सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। हाँ, आप तो लोग कोई शायद सुने नहीं होंगे, एक जबरदस्त मतलब मुझे बहुत बुरा भी लगता है, केस ऑफ जस्टिस कन्नन। एक जस्टिस कन्नन थे, आप लोगों को पता, वेस्ट बंगाल में वो मद्रास में थे, चीफ जस्टिस थे, उनको ट्रांसफर किया गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वो एक बस एक जजमेंट दिए थे उस टाइम, सीजीआई दीपक मिश्रा थे, एक बस दिए थे, एक स्टेटमेंट दिए थे कि उनका एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जज का प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उनको नहीं किया गया क्योंकि वो एससी कास्ट के बिलोंग करते थे। उसका ये नाम होता जो है। 1-2 साल के बाद जो इशू चल रहा था उसका नाम क्या था, जो गोगोई के साथ गोगोई थे जो 5 जज बेंच थे उस समय के सर, वो चेना स्वामी ऐसा कुछ नाम था, समथिंग चेना स्वामी या ऐसा कुछ था। उसको उसके वो बाद में तमिल उसको था। हाँ उसके बाद में पागल घोषित कर दिए ना। नहीं, ये जस्टिस कन्नन का मैं बोल रहा हूँ, इसको पागल घोषित किए। ये मद्रास मतलब चेन्नई का, तमिलनाडु का थे, और इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना था, एक्चुअली इनका प्रमोशन होने वाला था सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन इनको हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट दे दिए कि बोले कि मतलब ऐसे इनजस्टिस हो रहा है कि हम दलित हैं, ऐसा कुछ ऐसे दे दिए थे ऐसा स्टेटमेंट, क्योंकि अभी भी लिस्ट है मेरे पास कि कैसे क्या ये कंट्रोल करता है जुडिशरी, ऐसे कुछ बोल दिए थे। तो इसी वजह रातों रात 4-3 बजे जजमेंट देके दीपक मिश्रा था, वही फटाफट उनको जेल, मतलब चीफ जस्टिस को जेल में भर्ती किए थे, फिर मीडिया को भी ये दिए थे, अगर इनके
ऊपर कोई भी न्यूज कोई बनाएगा ना, उसका लाइसेंस वगैरह जो भी है उसके ऊपर खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। But ऐसे Supreme भी Court जजमेंट दिए directly थे। threatened to the news person too. हाँ, तो ये आप देख सकते हैं। In और which year, उतना sir? कि ये 2017 या उस दौरान था, मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्या था, लेकिन ये जबरदस्त वाला ये सब होता है। Hmm. अभी आप प्रशांत भूषण का ले लीजिए। प्रशांत भूषण का जो था 1 रुपया का मतलब क्या है, अगर और कोई अगर करता है तो उसको उसके लिए सालों साल कट्टे में कोर्ट के लिए मतलब 6 महीना 7 महीना जेल में डाल देते हैं। तो ये बायसनेस भी होता है, तो उनका अकाउंटेबिलिटी होना मुश्किल हो जाता है। थ्रेट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है। ये राम मंदिर का जजमेंट दिया कौन, गोगोई, उसके 4-5 महीने के बाद फिर वो हो गया राज्यसभा का मेंबर, तो उसमें क्रेडिबिलिटी क्या रहेगा, कैसे भरोसा करें। ठीक है, पब्लिक गैदरिंग में जो ये करते हैं जस्टिस ये सुरेश ऐसे बोधवे भी जो थे, ठीक है, तो yes, everyone knows that what the nexus between the politician and the judiciary, judges, उनका क्या कनेक्शन होता है सबको पता है। ठीक है, तो ये भी होता है, क्रेडिबिलिटी नहीं रहता जजेस का, वो अपना जो अपील नहीं कर पाते हैं। कोई भी जजमेंट भी होता है, वो केशवानंद भारती का ले लो, बेसिक डॉक्टर, इतने साल लग गया, एक ही को अपील करते जा रहे थे सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस, फिर गलतनाथ वाला आया, तब जाके गलतनाथ आने के बाद थोड़ा कुछ चेंजेस आया Yes. फिर से। सर एक बार हाँ थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में बता सकते हैं जो एक केशवानंद भारती केस का एक्चुअली रीजन क्या, थोड़ा सा जैसे कि सिंप्लीफाई में क्यों के हाँ लिए हाँ, वो केस इम्पोर्टेंट है, ये क्या था? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा बताता हूँ हाँ, हाँ, कि शंकरी प्रसाद सिंह तो थे, एक ये थे क्या बोलते हैं, मठ उस टाइप का था उनका। हाँ, ये मठ में था, तो हाँ, तो वो उसके साथ केस का मतलब क्या है? नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हम्म, हम्म, ये एक बैटल था, a battle between fundamental rights and DPSP। हम्म, पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 था, हम्म, तो उसके बेसिस पे, क्योंकि गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म करना जरूरी था, हिस्टोरिकल जो कॉलोनियल पीरियड थे एट दैट टाइम, लैंड रिफॉर्म की वजह से बहुत सारे दिक्कतें आने लगे थे। जो मूवमेंट भी हुआ था, ट्राइबल मूवमेंट से लेके बहुत सारे मूवमेंट, संथाल रिवोल्यूशन से लेके मुंडा रिवोल्यूशन, सब यही लैंड की वजह से ज्यादातर और रिलीजन की वजह से हो रहा था। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो फाउंडिंग फादर थे, इन लोग का पहला मोटो था कि वी हैव टू डेवलप आवर नेशन, सो दैट नीड लैंड प्रॉपर्टी जरूरी है, इसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना, सही से उसका मान लीजिए हीराकुद डैम बनाना जा रहा है, तो डैम के लिए तो लैंड एक्विजिशन जरूरी है ना। तो ऐसे लैंड एक्विजिशन कर्नाटक में हर जगह में कर रहे थे। तो जब इनका लैंड का ये आया, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि बोले आई हैव द फंडामेंटल, मेरा तो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 31 बोलता है कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये फिर क्या है, अब राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, फिर ये क्या हो रहा है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही 31 को रिपील करके उसको सेपरेट 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, एक लैंड को सारे चीज को वहां पे 9 शेड्यूल में डाल दिया, तो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो वो आर्टिकल 13 को फिर उनका जो लॉयर था वो बोला कि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई इसको ब्रिज या कॉन्ट्राविन या फिर वायलेशन नहीं कर सकता है, इसको जो रिपील किए ये नहीं कर सकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, आपका ये बोलता है। लेकिन नेहरू या फिर जो उस टाइम का जो थे अटॉर्नी जनरल, वो बोले कि आर्टिकल 360 क्या है, जस्टिस का बनिया हीरालाल जो थे, उनको बोले कि ये क्या है, आर्टिकल 360 की बेसिक स्ट्रक्चर भी सर हमारा जो अमेंडमेंट जो है, पावर ऑफ अमेंडमेंट, कोई भी अगर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कोई भी आर्टिकल को, तो उसके बेसिस से ही हम किए। तो उसको बोला हाँ ये तो सही है, ठीक है, ये जो 368 को यूज किया है, अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास, वो कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे
रिपील भी कर सकते हैं, ऐसे बोले। फिर ऐसे ऐसे चलता गया, सज्जन सिंह केस फिर आया, सज्जन सिंह केस में भी वही जजमेंट को अपहोल्ड किया गया। लेकिन गोलोकनाथ केस में 1966 67 में गोलोकनाथ केस में उसका उल्टा जजमेंट आया कि ये नहीं, कि गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो उसके बाद भी इंदिरा गांधी आए 69, तो 69 70 72, तो उसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 25 लाए। वो बोले कि नहीं, मुझे डीपीएससी लागू करना है, डीपीएसपी अगर लागू मैं करूंगा तो हर बात आप बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा? आप तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, ये मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीपीएसपी को मैं लागू करूं, आई हैव टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। तो उसी के दौरान फ्री लीगल एड देता था, आर्टिकल 39 में ये लाए थे, अमेंडमेंट लाए थे, और उसमें भी बोल दिया था कि ये जो लॉ है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर पाएगा। ऐसे आर्टिकल 24 सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 25 में बोला गया था। उसके बाद जो 1973 में आया केशवानंद भारती का, केरला वाला जो बाबा जी थे, वो आए, हाँ वही आए, और उनका जजमेंट जो था वो जो लैंडमार्क है सबको पता है, कि उस दौरान बोला कि नाइदर डीपीएसपी स्ट्रॉन्गर नॉर फंडामेंटल राइट स्ट्रॉन्गर, ये दोनों कोई मतलब किसी का कोई ये नहीं है, ये सबको ये करते हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर। आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप डीपीएसपी को भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेशन नहीं होना चाहिए। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सब दिए हैं। एनीवे इसमें हम ज्यादा टाइम अभी नहीं करते। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नीचे रेगुलेशन ऑफ एनजीओस इन इंडिया। ये तो कंप्लीट हो गया सर। हाँ, वही जो वे फॉरवर्ड है, the Supreme Court has on various occasions highlighted the importance of judicial restraint। कहाँ चलेगी नीचे? नहीं ऊपर से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे कि पहला वाला, जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस का जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवरसीज के बारे में, राइट सर? सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, राइट सर? इसके ऊपर क्लास 7 या क्लास 8 में दिया है, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म पर अच्छे से स्टोरी के साथ दिया है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं गया, क्योंकि उस दौरान हम पढ़ेंगे बस थोड़ा थोड़ा। कौन सा क्लास में? क्लास 7 या क्लास 7 में शायद है, अबाउट जुडिशियल सिस्टम, लीगल जो सब है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है, ये दिया है। तो देखेंगे, मैं तो नहीं देखा। ओके ठीक है। और उसके बाद हमारा 1.2 रेगुलेशन ऑफ एनजीओस, रेगुलेशन ऑफ एनजीओस इन इंडिया। ये रेगुलेशन ऑफ एनजीओ जो है ना, ये अभी जबरदस्त इशू चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में आने के बहुत चांस है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रेगुलेट करता है। जो फंडिंग होता है, ज्यादातर एनजीओ का फंडिंग फॉरेन से मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो फॉरेन का जो आता है फंडिंग, तो उसमें क्या होता है, ये लोगों का मतलब कभी कभार जो क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस हो, या फिर कोई हमारे इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए पैसा देते हैं। कई कभार ये होता है कि पॉलिटिकल एनजीओ के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को भी फंडिंग करते हैं। मान लीजिए अभी मैं एनजीओ बना लूंगा कुछ नाम का, और मैं बहुजन आइडियोलॉजी को या फिर बीएसपी या फिर भीम आर्मी या फिर कोई ऐसे पार्टी को मैं उनको प्रमोट करूंगा उनके बिहार पे, तो एनजीओ के नाम पे पैसा आता है और पॉलिटिकल पार्टी, ये सब भी इशू था। इसी की वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ये था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एफसीआर, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में यूपीए की टाइम में आया था, उसका अमेंडमेंट करके 2019 में फिर से ये एनडीए गवर्नमेंट उसका थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बना दिया, और इसका जो प्रोविजन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नीचे कीजिए, हेलो, ओके सर। हाँ थोड़ा ये इम्पोर्टेंट, एनजीओ से अंदर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसका जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम बहुत सारे रूल्स बनाए ये लोग कि कैसे एनजीओ का जब फंडिंग होगा,
उसका 50% उसका एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए मतलब ये होगा। जो बैंक में जो अकाउंट होगा वो न्यू दिल्ली में उसका अकाउंट होगा। न्यू दिल्ली का ब्रांच है एसबीआई का, ठीक है। मान लीजिए आप एनजीओ खोले हैं केंदुपाटी में, कलाहंडी में, लेकिन आपका अकाउंट होगा न्यू दिल्ली का एसबीआई के बैंक में, वहां से आप पैसा ड्रॉ करेंगे। या फिर वो भी पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, एक स्पेशल एक ही ब्रांच है एसबीआई का। तो उससे उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हर 2 साल 1 साल में उनका क्लियरेंस या फिर जो क्या बोलते हैं उसको रिन्यूअल के लिए आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बहुत सारे रेगुलेशन आ गया, ठीक है। तो जब कोविड हुआ था इस दौरान एनजीओ का रोल बहुत जरूरी था, और एनजीओ लोग भी अपना काम कर रहे, सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी एनजीओ भी काम कर रहे। तो उसी के टाइम में बहुत सारे लोग डिमांड किए कि भाई ये जो एनजीओ काम कर रहा है तो आप लोग थोड़ा ये जो स्ट्रिंजेंट लॉ रूल्स बनाए हैं इसको थोड़ा आप डायल्यूट कीजिए, ताकि फॉरेन फंडिंग ज्यादा आएगा। ज्यादा जब आएगा ये एनजीओ लोग भी अपना काम करेंगे अच्छे से। ओके, एंड दैट वाज द मेन इशू वही था। तो उसी के बेसिस पे ये न्यूज है। बाकी जो है ये एनजीओ का रोल क्या है, ठीक है, और एनजीओ कैसे काम करता है ये बस पढ़ देता हूँ मैं। एनजीओ एंड देयर इम्पोर्टेंस, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एनजीओ इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। आप पढ़ लीजिए सुनील सर, इसको बस पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। एनजीओ का डेफिनेशन क्या है और एनजीओ का स्टेटस क्या है, किस बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, थोड़ा